जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के हर एक वंश के बारे में पढ़ा था। हर एक वंश के सभी जो राजा थे उनके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर देखा था। हर एक वंश में मुख्य 4 राजा हुए थे, जिनमें पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु और तीसरा था उदयन। और हर एक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। और नागदशक को मारकर उसके महामंत्री ने नागदशक को मारा था। महामंत्री का नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग ने नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इस पर यहाँ एक क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बन जाता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। आज का पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने राजधानी किसे बनाई थी या कहाँ बनाई थी। तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी अवंती। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन ए वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो बताइए कालाशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुनाग वंश। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी। उस समय के शासक थे कालाशोक, और कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। और दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी सबकामी जी ने। दूसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबकामी। और पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। और उसमें शासक थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। और पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी किसने घोषित की थी या किसने बनाई थी। तो ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक ने वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी और राजनीतिक राजधानी वापस से पाटलिपुत्र लेकर आ गया था। पाटलिपुत्र को उसने वापस फिर से पाटलिपुत्र को राजनीतिक राजधानी बनाई थी। ऑप्शन सी में है नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम सम्राट था। अंतिम राजा नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का। और नंदीवर्धन को उसके सेनापति ने मारकर, उसके सेनापति का नाम था महापद्मनंद, उसकी हत्या कर दी नंदीवर्धन की, और फिर नंदवंश की स्थापना हो गई। इस प्रकार हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग देखा कि मगध साम्राज्य में अब तक हम लोगों ने 2 वंश का जो भी क्वेश्चन बनता था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी कालाशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्मनंद सर्वछत्रांतक की उपाधि धारण की थी। और महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक राजा है। इस प्रकार मगध साम्राज्य का पर पहला वंश जिसने शासन किया वो हर्यक वंश था, और दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, और तीसरा वंश है नंद वंश जिसका हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वीडियो अगर प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकराट की उपाधि किसने धारण की थी। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्मनंद। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि भी धारण की थी। तो महापद्मनंद ने 2 उपाधियां धारण की है। पहला है एकराट और दूसरा है सर्वछत्रांतक। और महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा रूप भी कहा जाता था। जिस प्रकार परशुराम जी ने धरती से क्षत्रियों का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार ये महापद्मनंद ने भी क्षत्रियों का समूल नाश करने का ठान लिया था। इसीलिए इसे परशुराम का दूसरा रूप भी कहा जाता है। कारण से क्षत्रियों को नाश करने की जो इसने ठाना था, इसी कारण से इसे सर्वछत्रांतक की उपाधि भी इसने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर का समकालीन कौन था। तो ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिमी भाग कंधार पर आक्रमण किया था, उसमें मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था, और यह धनानंद महापद्मनंद, जो कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, उसका पुत्र धनानंद था। और उसी समय महापद्मनंद का पुत्र धनानंद मगध का राजा था सिकंदर के आक्रमण के समय। और इसी धनानंद को, नंद वंश के शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हम लोग पहले यहाँ सिकंदर को भी, सिकंदर से रिलेटेड भी जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर आक्रमण के समय गांधार क्षेत्र का राजा कौन था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी आम्भिक, ऑप्शन सी विभूति, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम्भिक। गांधार क्षेत्र का राजा सिकंदर आक्रमण के समय आम्भिक था, और आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रमिज किसे कहा जाता है या किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी आम्भिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद को ग्रीक के इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमिज कहा है। उन्होंने अपने इतिहास में अग्रमिज लिखा है या कहा है। और यह धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह सिकंदर पोरस का ऐतिहासिक युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्तता कहते थे, और झेलम नदी को ग्रीक भाषा में ग्रीक इतिहासकारों ने इसे हाइडे स्पीच कहा है। हाइडे स्पीच झेलम नदी को कहा है ग्रीक भाषा में। इसीलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध या वितस्तता का युद्ध कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन, तीनों नाम ही याद रखना है हमें कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, झेलम नदी या फिर हाइडे स्पीच, यह भी ऑप्शन में हो सकता है, और या फिर वैदिक काल में जिसे झेलम नदी को वितस्तता कहते थे, यह भी ऑप्शन में हो सकता है वितस्तता। तो तीनों को ही हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यास। ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था, और इसी नदी के किनारे सिकंदर ने अपना ओजस्वी भाषण भी दिया था। सेनाओं को जो प्रोत्साहन के लिए हमेशा भाषण दिया करता था, तो वो भाषण भी इसी नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे उसने दिया था, परंतु वह भी फेल हो गया था। ब्यास नदी को ग्रीक भाषा में हाइफेनिया कहते हैं। ब्यास नदी को ग्रीक भाषा में हाइफेनिया कहते हैं। और सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, कंधार क्षेत्र में, जो जहाँ के राजा थे आम्भिक, उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, 326 ईसा पूर्व में, और आम्भिक की सहायता से ही सिकंदर ने पोरस को हराया था। दोनों की सेना मिलकर पोरस को हराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी मकदूनिया, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी इराक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर मकदूनिया का शासक था। और मकदूनिया ये फारसी वर्ड है, ये उसे मेसिडोनिया भी कहते हैं। मकदूनिया को मेसिडोनिया भी कहते हैं, इसे यूनान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप मकदूनिया के शासक थे, यानी कि मेसिडोनिया, वर्तमान में जो मेसिडोनिया है वहाँ के वो शासक थे। चलिए थोड़ा नक्शा में भी देख लेते हैं हम लोग कि मेसिडोनिया कहाँ लोकेट करता है, कहाँ पड़ता है। देखिए ये है नक्शा यूरोप का, और यूरोप ये मेसिडोनिया
जो देख रहे हैं एरो मार्क से लोकेट कर रहा है मैसिडोनिया ग्रीस के ऊपर में, ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस है, इसके ऊपर में मैसिडोनिया लोकेट कर रहा है। यहाँ के मैसिडोनिया, यहाँ के वो राजा थे सिकंदर, यहाँ से उन्होंने तुर्की होते हुए भारत तक पहुँचा था सिकंदर। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, प्रश्न आप लोगों के हेल्पफुल हैं तो बताना नहीं है क्या करना है, चलिए बता ही देता हूँ। शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल पे। अगर आप नए हैं तभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ इस शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेबीलोन, ऑप्शन बी मैसिडोनिया, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेबीलोन। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया, वो पार करना नहीं चाहते थे और मगध की ओर बढ़ने से मना कर दिया, तब वो सिकंदर अपनी सेना के साथ स्थल मार्ग से वापस जा रहा था। तो इराक का एक जगह है, इराक का एक शहर है बेबीलोन, तो यहीं उसकी मृत्यु हो गई थी और बेबीलोन में ही उसके घोड़े की भी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी, 323 ईसा पूर्व में। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था, यानी कि 3 साल तक वो रास्ते में ही था, घर वापस नहीं जा सका था, कि रुकते हुए आराम करते हुए जा रहा था। तो ये भी कहा जा सकता है कि भारत पर आक्रमण करने के कितने साल बाद सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो यह आंसर हो जाएगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हुई थी, यानी 326 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। इराक का शहर है बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी रेक्सोना, ऑप्शन सी बुकेफेलिया, ऑप्शन डी नियार्कस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफेलिया या ब्यूसेफेलिया था। और ऑप्शन बी में है रेक्सोना, तो रेक्सोना सिकंदर की पत्नी का नाम था, रेक्सोना सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था। और ऑप्शन डी में नियार्कस, तो नियार्कस सिकंदर की नौसेना के जो सेनापति थे उसका नाम था नियार्कस। और थल सेना प्रमुख का नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी बेटी के साथ, इनकी बेटी का नाम था हेलेना, जिसे कि उसके साथ इन्होंने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के थल सेना प्रमुख कौन थे? तो ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी नियार्कस, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के थल सेना प्रमुख थे सेल्यूकस निकेटर। इसके आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।